13 अप्रैल साल 1919 बैसाखी के पवित्र दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग बिना किसी अंदेशा के इकट्ठे होते हैं। इनमें से कई लोग बैसाखी का त्योहार मनाने आते हैं। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। किसी को नहीं पता था कि उस दिन का सूरज उनके लिए आखिरी होगा। जनरल डायर, जो उस समय अमृतसर में तैनात था, को इस पब्लिक गैदरिंग की सूचना मिलती है। वो बिना किसी चेतावनी के अपनी सेना के साथ बाग में पहुंच जाता है और मेन गेट को बंद करवा देता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, हवा में एक अनजाना डर फैलने लगता है। लोगों की हंसी अचानक सन्नाटे में बदल गई। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लगभग 10,000 लोगों पर, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे, जनरल डायर के आदेश पर गोलियों की बौछार कर दी गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आर्मी ने बिना किसी चेतावनी के करीब 10 मिनट तक लगातार फायरिंग की। फायरिंग तब तक जारी रही जब तक सैनिकों के पास गोलियां खत्म नहीं हो गई। वो बाग जो खुशियों का गवाह था, कुछ ही पलों में खौफनाक कब्रिस्तान बन गया। आर्मी ने हंड्रेड्स ऑफ राउंड फायर किए। लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई गई और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए। हालांकि अदर सोर्सेस का मानना है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक थी। बाग में केवल एक अंदर जाने और बाहर आने का रास्ता था। लोगों के पास दूसरे भागने के लिए रास्ता नहीं बचा था, इसलिए कई लोग जान बचाने के लिए बाग में बने एक कुएं के अंदर कूद गए, जिससे उस कुएं में भी लाशों का ढेर लग गया। सैकड़ों निर्दोषों की चीख उस बाग में गूंज उठी। वह दिन, वो खून, वो दर्द, यह सब हमारे इतिहास का वो काला पन्ना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन उन चीखों ने न केवल डर पैदा किया, बल्कि एक आजादी की चिंगारी को भी जन्म दिया, जिसे बुझाना लगभग असंभव था। अंग्रेजों ने आज बता दिया था कि वो इस आजादी के सपने को तोड़ने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, और इतनी बर्बरता के बाद भी कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी जाती है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जहां मानवता से विश्वासघात हुआ, लेकिन एक देश की स्वतंत्रता के संकल्प का जन्म हुआ। 21 मार्च साल 1919 दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इसे भारतीय इतिहास के काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीयों पर नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया था। इस अत्याचारी कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो किसी भी भारतीयों को बिना किसी सबूत, गवाह या मुकदमे के जेल में डाल सके। यह कानून भारत के हर नागरिक की बुनियादी स्वतंत्रता का निर्मम हनन था। अगर कोई भारतीय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की कोशिश भी करता तो उसे जबरन चुप करा दिया जाता था। इस कानून का मकसद साफ था, भारतीयों की आत्मा को कुचलना, उनके दिलों में आजादी की जो उम्मीद थी उसका गला घोट देना। यह सिर्फ कानून नहीं था, बल्कि भारतीयों के खिलाफ एक साजिश थी, जिससे उनकी आजादी की हर ख्वाहिश को मार दिया जाए। इस कानून ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की जिंदगी पर भी गहरा असर डाला। जो वीर सेनानी अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, उन्हें इस कानून के तहत अंग्रेजों ने बेकसूर होते हुए भी जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया। इस कानून ने पूरे देश में असंतोष और आक्रोश फैला दिया। गांधी जी ने इस काले कानून के खिलाफ हड़ताल और विरोध का आह्वान किया, पर ब्रिटिश हुकूमत ने अपने दमन की सारे हदें पार कर दी। इसलिए गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किए, जिसमें लाखों भारतीयों ने अन्यायपूर्ण कानून का विरोध किया। इस जन आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया और अंततः यही विरोध जलियांवाला बाग की उस दर्दनाक घटना की ओर ले गया, जहां शांति से इकट्ठा हुए लोग जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, उन्हें जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने गोलियों से भून डाला। इस क्रूर हत्याकांड में कई निर्दोष भारतीयों की जान गई। जलियांवाला बाग का यह हत्याकांड रॉलेट एक्ट का ही परिणाम था, जिसमें अंग्रेजी सरकार ने अपने अत्याचार और जुल्मों का परिचय दिया, जिसने इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में जगह बनाई। रॉलेट एक्ट के विरोध में मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके खिलाफ केंद्रीय व्यवस्थापिका की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपने सम्मान वापस करके एक कड़ा जवाब दिया। गांधी जी ने अपना केसर-ए-हिंद की उपाधि, जो उन्हें उनके सेवा भाव के लिए दिया गया था, ब्रिटिश सरकार की क्रूरता के खिलाफ विरोध करते हुए वापस कर दिया। उन्होंने साफ कहा, जो सरकार निर्दोष लोगों का नाश कर सकती है, उनके सम्मान का उन्हें कोई आदर नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपना नाइटहुड टाइटल वापस कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ठुकराकर कहा कि ऐसे खून से सने साम्राज्य का कोई सम्मान रखना उनके स्वाभिमान को बेचने जैसा है। इन दोनों के कदम ब्रिटिश सरकार के चेहरे पर जोर का तमाचा थे, जिसमें उन्होंने अपनी उपाधियों को त्याग कर अपनी आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया।
रॉलेट एक्ट के जालिम कानून और जलियांवाला बाग जैसे घटनाओं ने भारतीयों के दिल में आजादी की चिंगारी को और प्रज्वलित कर दिया। इन अत्याचारों के प्रति भारत की जनता में भारी गुस्सा फैल गया, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में विस्फोट हुआ। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ करो या मरो का नारा देते हुए इस आंदोलन का आगाज किया। इस आंदोलन का मकसद था ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देना। हर नगर, गांव और शहरों में लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। कई जगहों पर यह विरोध शांतिपूर्वक था तो कहीं भड़क गया और लोगों ने आक्रोश में आकर सरकारी स्थानों पर हमले किए। ब्रिटिश सरकार ने इन विरोधों को दबाने के लिए कई निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया और अत्याचार किया, लेकिन इसके बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। जब भारत में गांधी जी और दूसरे नेता शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे थे, तभी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। बोस के अनुसार ब्रिटिश सरकार को देश से बाहर करने के लिए हमें एक सक्षम सेना की जरूरत है। इस उद्देश्य से नेताजी ने जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की और भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने जर्मन नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना उनके लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर होगा, जो उनके खास दुश्मनों में से एक था। बोस ने यह भी तर्क दिया कि एक स्वतंत्र भारत जर्मनी का मित्र बन सकता है, जिससे जर्मनी को एशिया में एक महत्वपूर्ण सहयोगी मिलेगा। बोस ने जर्मनी में आजाद हिंद फौज की नींव रखी और भारतीयों में स्वतंत्रता की लौ को भड़काया। उन्होंने आजाद हिंद फौज के जरिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज कर दिया और भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष को जर्मनी के हितों से जोड़ते हुए उन्हें समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था, तभी दूसरी तरफ इंग्लैंड में एक और क्रांति हो रही थी। यहाँ भारतीयों ने लेबर पार्टी के साथ मिलकर छुपी हुई लड़ाई लड़ी ताकि कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर लेबर पार्टी को जीत दिलाया जा सके। भारतीय ये जानते थे कि अगर लेबर पार्टी इंग्लैंड में सरकार बनाती है तो वह भारत की आजादी में मदद कर सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीयों ने लेबर पार्टी का समर्थन किया और इस पार्टी को इंग्लैंड में जीत दिलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई। यह युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लड़ा गया, जिसमें भारतीयों ने अपने विजय होने की अपार क्षमता दिखाई। इसका प्रभाव यह रहा कि विंस्टन चर्चिल जैसे नेता, जो भारत की आजादी के विरोधी थे, उनकी हार हुई और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को आजादी देने का वादा कर दिया। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम चरण पर था। इस युद्ध ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। ब्रिटिश सरकार के लिए इस युद्ध में अपने रिसोर्सेज को पूरा करना बहुत कठिन हो गया था और भारत के लोगों का आजादी के लिए लगातार दबाव ब्रिटिश सरकार को कमजोर बना रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश सरकार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी और इस युद्ध के बाद भारत पर अपना राज बनाए रखना उनके लिए और भी कठिन हो गया। वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड के लोगों में इतना साहस ही नहीं बचा कि वो भारत में अपनी सरकार बनाए रख सके और इसलिए उन्होंने अपने घर पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा। इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने भारत की आजादी के लिए एक ताकत दी। इन सभी घटनाओं का मिला जुला प्रभाव यह रहा कि भारत में आजादी की लड़ाई एक ऐतिहासिक रूप से अपने अंतिम चरण में आ गई। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारी रोष पैदा किया। सुभाष चंद्र बोस ने बाहर से आजादी के लिए मदद तलाश की। इंग्लैंड में लेबर पार्टी को जीत दिलाने के लिए भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लड़ाई लड़ी और वर्ल्ड वॉर 2 ने अंग्रेजी हुकूमत को इतना कमजोर कर दिया कि उनके पास भारत को आजादी देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा। इस प्रकार रॉलेट एक्ट के जालिम कानून से शुरू हुई यह आग भारत की स्वतंत्रता संग्राम की एक महान कहानी बन गई। यह कहानी हमेशा इस बात की याद दिलाती रहेगी कि किस प्रकार भारतीयों ने हर स्थिति में अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त की। इस वीडियो में हमने केवल कुछ प्रमुख घटनाओं और व्यक्तियों को दिखाया है, लेकिन यह सच है कि इस स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इससे भी बड़ा योगदान दिया, जिनके नाम हमें शायद कभी पता नहीं चलेंगे। हमारे देश की आजादी लाखों अनजान नायकों के बलिदान और संघर्ष का परिणाम है। आजादी की कीमत जानने के लिए हमें उन गुमनाम योद्धाओं को याद रखना होगा जिन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। मुझे लगता है कि आज हमें अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए अपने देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन सपनों को पूरा करें जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। इस आजादी को केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देखें और इसे बनाए रखने के लिए हर पॉसिबल प्रयास करें। If you enjoy this video and want to see more, please consider to subscribe my channel. Your support will help me to create better content and grow, because I am just starting out as a creator and your support would mean the world to me. And thank you so much for watching this video till end.